नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली अपडेट दोस्तों, सबसे जबरदस्त अपडेट आ रही है, जिसके तहत दोस्तों डीआरडीओ ने अब स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट पूरा किया। डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी कि डीआरडीएल ने लॉन्ग ड्यूरेशन सुपरसोनिक कम्बेंशन रैमजेट और स्क्रैमजेट पावर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को विकसित करने की एक बड़ी पहल भी शुरू कर दी है। डीआरडीएल के द्वारा बनाई गई इन टेक्नोलॉजी को भारत में पहली बार 120 सेकंड के लिए अत्याधुनिक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर ग्राउंड टेस्ट का प्रदर्शन किया गया, जो कि सफल रहा। बता दें कि इस सफल ग्राउंड टेस्ट से नेक्स्ट जनरेशन के हाइपरसोनिक मिशनों को विकसित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 47 BLT-72 ब्रिज लिंक टैंकों की खरीद के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री यानी कि AVNL के साथ 1560 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका के एक और बड़े धक्के को लेकर आ रही है, यानी कि भारत को एक बार फिर से एक बड़ा पुश मिला है अमेरिका की तरफ से, जो कि F414 इंजनों की डील को लेकर है। अमेरिका अब F414 इंजन डील के लिए $500 मिलियन और चाहता है, यानी कि दोस्तों अब ये इंजन भारत को और महंगा पड़ने वाला है। इससे अब दोनों देशों के बीच में F414 इंजन के स्थानीय निर्माण को लेकर जो बातचीत चल रही थी, उसमें एक बाधा आई है। खबर ये आई है कि अमेरिका की जी इंजन के लिए 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को देगी, लेकिन उसने इसके लिए जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी है। भारत में 99 F414 इंजन बनाने की कीमत पहले $1 बिलियन थी। इस पर दोनों देश सहमत हो गए थे। $1 बिलियन दोस्तों बहुत होता है, लेकिन अब ये बढ़कर $1.5 बिलियन हो गया है, यानी कि $500 मिलियन का एक बड़ा अंतर यहाँ पर भारत को पड़ेगा। ये अचानक से जो उसने मूल्य वृद्धि की है इस तरीके से, उसका कारण भी यही है कि इस डील को अंतिम रूप देने में काफी देरी हुई है, लेकिन अभी भी नेगोशिएशन को लेकर बातचीत चल रही है। बात साफ हो जाती है कि भारत जितना डिले करेगा इस इंजन डील को लेकर, उतनी ही इसकी कीमतें बढ़ती जाएंगी। ये अमेरिका को ही एक तरीके से फायदा मिल रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोग्राम आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन HAL चाहता है कि 2025 के अंत तक ये डील फाइनल हो जाए, इसीलिए कीमतों को लेकर बातचीत चल रही है। यहाँ पर दोस्तों आप ये समझिए कि हमारी एक तरीके से जो गर्दन है वो अमेरिका के हाथ में आ गई है, क्योंकि F414 इंजन के बिना ना तो हमारा तेजस Mark II प्रोग्राम ऑपरेट हो पाएगा और ना ही AMCA Mark I। इस तरीके की कीमत बढ़ना वाकई में भारत के लिए एक बड़ा प्रेशर भी है। यहाँ पर एक और फायदा भारत को ये है कि अमेरिका भारत को 80% TOT दे रहा है। मतलब साफ है कि इससे भारत की स्वदेशी क्षमताओं को ही बढ़ावा मिलेगा, लेकिन फिर मुद्दा वही, भाई पैसे तो आप ज़्यादा ले रहे हो। लेट्स सी, अभी भी बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच, और जितना लेट होगा, मैंने कहा ना कि अमेरिका को ही फायदा होगा और हमारे को नुकसान इसलिए भी होगा क्योंकि एक तो हमारे जो फाइटर जेट प्रोग्राम है वो इसी इंजन पर निर्भर रहेंगे। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे बजट पर भी प्रेशर पड़ेगा, और पहले से ही अमेरिका F404 इंजनों को लेकर ढिलाई बरत रहा है, तो F414 का तो कहना ही क्या। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, बैंगलोर की एरोस्पेस कंपनी Q अल्फा एरोस्पेस ने अपना क्वाइल J10 कटिंग एज मल्टी स्टेज AI ऑगमेंटेड 10 किलोन्यूटन टर्बोजेट इंजन विकसित किया है, जो कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स और जो ड्रोन्स हैं उन्हें पावर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और साथ ही इन इंजनों का इस्तेमाल हाइपरसोनिक एप्लीकेशंस के लिए भी किया जा सकता है। QUAL J10 टर्बोजेट इंजन, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जो टर्बोजेट इंजन है इसमें आफ्टर बर्नर और एग्जॉस्ट चेकिंग सिस्टम है, जिसे कि एडवांस साइंटिफिक और मैथमेटिकल मेथड से तैयार किया गया है। इस QAL J10 की कई विशेषताएं, जैसे कि इसमें मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन है, जो कि इस इंजन का सिस्टम अवेयरनेस और रियल टाइम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। इसका एडवांस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मल्टी सेंसर फ्यूजन की सुविधा देता है, यानी इसका डिजिटल ट्विन सिस्टम अनपैरेलल्ड कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। आपको बता दें कि QAL J10 अब नेक्स्ट जनरेशन के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को पावर देने के लिए तैयार है। इसका डिजाइन, जैसे कि मैंने कहा कि हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म के लिए भविष्य की आवश्यकताओं के साथ भी मेल खाता है। भारतीय नौसेना अब अपने P-8I पर प्रेशर कम करने के लिए स्थानीय रूप से विकसित मेल UAV की मांग कर रही है, जिन्हें कि स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारतीय नौसेना चाहती है कि P-8I जो एयरक्राफ्ट है उन पर जो लगातार बोझ बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके, क्योंकि ये विमान इंडियन ओशन रीजन के विशाल विस्तार की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर दोस्तों P-8I को लेकर भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी बात यह है कि वो इन पर ज़्यादा निर्भर है, और निर्भर होने का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि फिर इनके ऑपरेशनल कॉस्ट भी और मेंटेनेंस करना भी महंगा हो जाता है। ऐसे में अगर मेल UAV हैं वो भी निरंतर कवरेज प्रदान कर सकते हैं, और ये भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर और साथ ही इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं और लंबे समय तक मंडरा सकते हैं, और ये अपने काम को मैन्ड एयरक्राफ्ट की तुलना में बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और साथ ही इनका संचालन करना मैन्ड एयरक्राफ्ट की तुलना में कम खर्चीला होता है।
खासकर कि ईंधन की खपत, चालक दल की आवश्यकता के मामले में। मतलब साफ है कि कम लागत पर निगरानी के घंटे अधिक हो सकते हैं। इसीलिए स्थानीय रूप से विकसित ड्रोन्स पर भारतीय नौसेना फोकस कर रही है और ये मेक इन इंडिया पहल के साथ भी जुड़ा हुआ प्रोग्राम आप समझ सकते हैं, जिससे कि हमारे जो स्थानीय उद्योग हैं उन्हें भी एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। वहीं दोस्तों MQ-9B ड्रोन को लेकर आप पूछ रहे होंगे कि ये भी तो आने वाला है। डेफिनेटली इससे तो भारतीय नौसेना की जो ISR क्षमताएं वो तो बढ़ेंगी और लंबे समय तक भारत आसमान से अपने समुद्रों पर नजर रख सकता है। लेकिन इनका इस्तेमाल ऊंची ऊंचाई वाले निगरानी मिशनों के लिए किया जा सकता है। नौसेना ने तीनों सेवाओं के लिए लगभग 155 मेल UAV की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी है। यानी कि जो मेल श्रेणी के UAV होंगे वो P8I और MQ-9B दोनों के पूरक होंगे। लेकिन भारत के पास दोस्तों ऑप्शन क्या है वो भी देख लो। तापस के बारे में तो आपको मालूम ही है, ये भारतीय नौसेना के हिसाब से खरा नहीं उतरा। दृष्टि 10 स्टार लाइनर का तो आपने देख ही लिया होगा, जो कि हाल ही में दुर्घटना का शिकार हो गया। इसलिए जो विश्वसनीयता है उसकी चिंता बढ़ गई है। लेकिन अब जो भारत की अन्य प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वो आगे आ सकती हैं। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना अब महंगी टैक्टिकल मिसाइलों की बजाय किफायती गाइडेड पिनाका को ऑप्शन के रूप में चुन सकती है। हाल ही में DRDO ने पिनाका के लिए 2 नए वेरिएंट तैयार किए, जिनमें से एक की रेंज 120 किलोमीटर है तो दूसरे की रेंज 300 किलोमीटर है और दोनों में ही एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगा है। गाइडेड पिनाका का 300 किलोमीटर वाला वेरिएंट जो कि 300 mm डायमीटर का इस्तेमाल करता है, ये खास तौर पर भारतीय सेना को पसंद आया। इसका बड़ा आकार न केवल बड़े हुए पेलोड की अनुमति देगा बल्कि मौजूदा लॉन्च प्लेटफॉर्म के साथ भी इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसमें कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म शामिल है। ये डेवलपमेंट ऐसे वक्त पर हुआ है जब हमारे दोनों ही पड़ोसी मुल्क हमारे लिए टेंशन बढ़ाकर रखे हुए हैं। लेकिन अब जो नया 300 किलोमीटर गाइडेड पिनाका वेरिएंट आएगा वो न केवल विस्तारित रेंज भारतीय सेना को देगा बल्कि सटीकता के साथ भारत अपने दुश्मनों के टारगेट्स को भेज सकता है, वो भी लंबी दूरी पर। और दूसरी तरफ दोस्तों जो परले मिसाइल की भी अगर बात की जाए तो परले मिसाइल जो कि क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी 150 से 500 किलोमीटर के बीच की रेंज प्रदान करती है। लेकिन भारत ने इसके उत्पादन को कम कर रखा है। इसके कई सारे कारण हैं। ऐसे में गाइडेड पिनाका का 300 किलोमीटर रेंज वाला संस्करण भारत की इस आवश्यकता को भी पूरी कर सकता है। 300 किलोमीटर वाले वेरिएंट से भारत सुरक्षित दूरी से दुश्मनों के बुनियादी ढांचे, कमांड सेंटर और जो उनका सैन्य जमावड़ा है उसे खत्म कर सकता है और ये एक गेम चेंजर हथियार होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL अपने SJT-36 इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर यानी कि IJT जिसे कि सितारा कहा जाता है, उसे एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित करेगा। यानी कि इसका उड़ान प्रदर्शन किया जाएगा। यानी कि भारत के सबसोनिक ट्रेनर के लिए ये एक महत्वपूर्ण वापसी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये काफी लंबे वक्त से तकनीकी चुनौतियों और डेवलपमेंट संबंधी जो देरी है उसकी वजह से इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आ रहा था। एरो इंडिया में SJT-36 की उपस्थिति थोड़ी कठिन भी रही है। 2007 में एक एरो शो घटना के दौरान इसका प्रदर्शन खराब हो गया था। टेक ऑफ के दौरान इसकी कैनोपी अनलॉक हो गई थी, जिसकी वजह से इसे विमान रनवे से उतारा गया। यही नहीं, इसके बाद तकनीकी खराबी की वजह से HAL ने 2009 में एरो इंडिया से सितारा को वापस ले लिया था। हालांकि अब इस प्रोग्राम में काफी प्रगति हो रही है और HAL ने इसमें कई तरीके के महत्वपूर्ण सुधार किए, जो कि इस विमान के जो आवश्यक प्रशिक्षण विनिर्देश हैं उन्हें पूरा कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दक्षिण कोरिया वियतनाम को अब 20 K9 हवित्ज़र निर्यात करने के लिए $300 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप दे रहा है, जो कि दक्षिण कोरिया से वियतनाम की पहली हथियार खरीद है। K9 थंडर जिसका वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है, भारत, पोलैंड और अन्य देशों को भी ये वितरित किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत सहित जो गैर नाटो सहयोगी है उन्हें अपनी घातक मिसाइल AIM-120D3 लंबी दूरी की BVR मिसाइल दे सकता है। आपको बता दें कि AIM-120D3 चाइना की PL-15 मिसाइल की तुलना में बेहतर मिसाइल है। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।